You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। कैमरे कैमरे का कुछ इशू है बच्चे, पता नहीं है। एक बार मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ, रुको। आप लोग मीटिंग में ही रहना। पता नहीं कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, उसके बाद से ये इशू आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है वेबकैम डिटेक्ट नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ। चलिए आज हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको रेडिएशन रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस बताए थे। आज हम लोग रेडिएशन पर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि रेडिएशन से जो दो तीन फॉर्मूले हैं, दो तीन जो थियोरम्स हैं, दो तीन लॉ हैं बेसिकली, वो क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या हैं और उस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले जो भी लॉ है उनको डिस्कस करेंगे। एक एक लॉ अलग अलग डिस्कस करके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। पहले हम लोग सारे लॉज डिस्कस कर लेंगे, जिसमें स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है एंड व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस तरह से टोटल 3 लॉ हैं और तीनों को पहले डिस्कस करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के थोड़े अलग होते हैं, बाकी स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चंस हम लोग उसके बाद करेंगे। स्टीफन और बोल्ट्जमैन ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने कंबाइंड ये लॉ दिया था, इसलिए इसको स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि द रेडिएंट पावर, the rate at which an object's radiate energy this is also called radiant power is directly proportional to its surface area fourth power of temperature fourth power of temperature रेडियंट पावर को जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है इसको डिनोट किया जाता है पी से। पावर है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जब भी किसी भी फॉर्मूले में डेल्टा टी आता है तब तो हम उसको अलग अलग डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले लें, केल्विन में भी ले लें, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा टी इन केल्विन बोथ आर सेम। हमने आपको क्यों होता है ये सब चीज़ें बताई हैं। लेकिन अगर कहीं भी टी डायरेक्टली आता है तब याद रखना है कि ये हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में ही होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बच्चे गलत करते हैं उसमें, वो इसी की वजह से करते हैं। क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा और जो आंसर्स दिए रहेंगे वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिए रहेंगे। तो बच्चे जब डेटा भी डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं और आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड में ही सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन अगर डेटा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है तो पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और दोबारा वापस उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो ये काम 2 बार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया तो तुम उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके यार आंसर निकाल दो। और अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि उससे भी आंसर निकालोगे तो आंसर मैच कर जाएगा, एक आंसर वैसा भी दिया गया होगा लेकिन वो रॉन्ग होगा या फिर सॉल्व ही नहीं होगा वो क्वेश्चन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में या फिर कोई भी क्वेश्चन जनरली तुम लोग जब सॉल्व करोगे, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा कि इस फॉर्मूले का सबसे जो मेजर बच्चे जहां मिस्टेक करते हैं वो यही है कि ये टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। रेडियंट पावर पर हमारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी कि पावर डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कितने से बढ़ाना होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो नया टेम्परेचर क्या होगा, अब नया टेम्परेचर का आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया है। अब बच्चे सोचते हैं कि पहला भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, फाइनल टेम्परेचर जो ऑप्शन में दिया है वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में, तो चुपचाप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में ही पुट कर दो, e⁴। लेकिन वो गलत है, आपको उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करके केल्विन में आंसर निकालना है, फिर उसको वापस डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके हमको ऑप्शन मैच कराने हैं। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है, तो जैसे इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू AT⁴। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट। एंड फाइनली ये जो फॉर्मूला बनता है रेडिएंट पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा AT⁴। यहाँ पर सिग्मा जो है ये हमारा होता है स्टेफेंस कांस्टेंट। सिग्मा स्टेफेंस कांस्टेंट, इसका वैल्यू अगर चाहो तो याद कर सकते हो, बट ये दिया जाता है, इसका जो वैल्यू है दैट विल बी गिवन 5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square Kelvin to the power 4। सिग्मा का डायमेंशन निकालना भी एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने यूनिट यहाँ पर लिखा है, अगर तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करके देख सकते हो। यू कैन सिंपली राइट दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई AT⁴। P हमारा जूल पर सेकेंड दैट इज वॉट, तो ये वॉट आ गया, पर मीटर स्क्वायर एरिया हमारा पर मीटर स्क्वायर दे देगा और T⁴ Kelvin⁴ दे देगा। तो तुम चाहो तो यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकते हो, ये हमारा पावर है तो ml² T-3 और L² है तो L² कैंसिल आउट हो जाएगा, सो m L0 T-3 K-4 कुछ ऐसा डायमेंशन आ जाएगा। तो जब भी कोई नया टर्म मिले तो उसका डायमेंशन जरूर निकाल लिया करो, उसके यूनिट्स को जरूर एक बार देख लिया करो, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये मैं तुमको एक्सप्लिसिटली बताता हूँ लेकिन तुम लोग को भी ये काम कर लेना चाहिए। कब एक क्वेश्चन इसका ऐसा पूछ दे, क्योंकि जो नए टर्म्स होते हैं हम लोग बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होते, हम लोग उसके डायमेंशंस और यूनिट्स को लेके हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी कोई नया टर्म आए तो हमको लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला है मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू सिग्मा AT⁴, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए होता है। सिग्मा AT⁴, दिस इज फॉर अ ब्लैक बॉडी। एक जनरल बॉडी के लिए यहाँ पर एक और टर्म हम लोग डालते हैं, और वो जो फॉर्मूला रिड्यूस होता है वो होता है P इज इक्वल टू सिग्मा, ये एप्सिलॉन टर्म है, इसको कभी कभी बच्चे ई पढ़ते हैं, एक्चुअली ई नहीं है, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, क्लास 12 में ये बहुत काम आने वाला है। इसका नाम एक्चुअली फिजिकली इसको मतलब एक्चुअली एक टर्म क्या है, इसको बोलते हैं इमिसिविटी। और ये हमारा जनरल बॉडी का फॉर्मूला होता है, और अ जनरल बॉडी मैं आ रहा हूँ। इमिसिविटी क्या होता है, इमिसिविटी एक 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। जीरो से 1 के बीच का वैल्यू, अगर 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि हर जीरो में इक्वलिटी मत लगाओ यहाँ पर,
इक्वलिटी मत लगाओ, यहाँ पर 0 इज लेस देन रहने दो। अगर ये 1 हो गया तो ये ब्लैक बॉडी हो गया। क्लियरली तुम देख सकते हो कि अगर ई एप्सिलॉन, सॉरी, ये जो लेटर है ना, ये ग्रीक लेटर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, एक बार आप लोग को ऑलरेडी बताया था ग्रीक लेटर्स, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ई जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और एक ई जैसा दिखता है, ये इसको बोलते हैं सिग्मा। ये तो एक अलग ही टर्म है, ये आप लोग जानते होंगे। ये बड़ा सिग्मा है, ये छोटा सिग्मा है। ये जो स्टीफेंस कांस्टेंट है, इसको भी हम लोग सिग्मा ही बोलते हैं। तो ये दोनों सिग्मा है, ये कैपिटल ये स्मॉल, लेकिन ये एप्सिलॉन है। और यहीं पर एक तो 0 लगा देंगे, वो एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। हम लोग बाद में क्लास 12 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ई इमिसिविटी है, और इमिसिविटी क्या होता क्या है, तो एक रेशियो होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने 4 बॉडीज को रखा। एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, और एक जनरल बॉडी है जो कुछ रिफ्लेक्ट कर सकता है, कुछ रेडिएट कर सकता है, वैसा कुछ। तो ये तीनों बॉडीज अलग अलग एनर्जी रेडिएट करने वाले हैं। ब्लैक बॉडी एक गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड रेडिएटर भी होती है, इमिटर भी होता है। सेम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा एनर्जी अगर कोई रेडिएट कर सकता है तो वो है ब्लैक बॉडी। बाकी बॉडी जो है वो उससे कम ही एनर्जी रेडिएट करेंगे। तो इमिसिविटी बेसिकली उसी का रेशियो होता है। दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं इमिसिविटी को डिफाइन कर देता हूं। इमिसिविटी it is the ratio of heat radiated by a general body to heat radiated by a black body at any given temperature. It is a dimensionless quantity. जैसे रेशियो की बात आती है तो ये बात ऑब्वियस हो जाती है कि इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी जो है, अगर वो किसी भी टेम्परेचर पर है, प्रीवोस्ट थ्योरी का स्टेटमेंट कल का अगर आपको याद हो कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर है तो एनर्जी तो रेडिएट करेगा। अब ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो कितना रेडिएट करेगा, ये बात पहली बार स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से ही हमको पता चलती है। सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और सिग्मा क्या है, ये स्टीफेंस कांस्टेंट है, दैट इज 5.67 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, केल्विन टू द पावर 4। और ए जो है ये हमारा सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया या आउटर एरिया बोलो, क्योंकि रेडिएशन जो होता है वो सरफेस से ही होता है। रॉड जितना मोटा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो सरफेस एरिया, ए स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे हमने बार बार हमने रॉड के बारे में बात कर रहे थे, तो याद करो कि रॉड में हमने जब कंडक्शन की बात करी थी तो हमने मान के चले थे कि वो कर्व सरफेस एरिया से कोई रेडिएशन का लॉस नहीं हो रहा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। रियल लाइफ में हम लोग अगर एक रॉड लें और उसको एक एंड को अगर किसी हाइयर टेम्परेचर पर रखें तो दूसरा जो एंड है उस पर टेम्परेचर डेफिनेटली वो बढ़ेगा, लेकिन हीट सिर्फ रॉड के थ्रू फ्लो करेगा ऐसा बात नहीं है। जैसे जैसे रॉड हीट होगा, रेडिएशन भी उसमें, रेडिएशन के कारण भी हीट का लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉड के थ्रू ही हीट का फ्लो होने वाला है। तो हम लोग कंडक्शन जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो रॉड के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा था हम लोग सिर्फ उसी को काउंट कर रहे थे।
लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो अगर जाएंगे तो हमारा दोनों काउंट करना पड़ेगा, कंडक्शन एज वेल एज रेडिएशन, और हर बॉडी रेडिएट करता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक बॉडी है तो बहुत ज्यादा करता है, तो इसलिए ई का वैल्यू सीधे 1 पुट कर देते हैं, तो सिग्मा 80 to the power 4 ये ब्लैक बॉडी के लिए हो गया। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये ब्लैक बॉडी के लिए कैसे हो गया, क्योंकि फॉर ब्लैक बॉडी, यहाँ पर मैं लिख देता हूं फॉर ब्लैक बॉडी इमिसिविटी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। जनरल बॉडी के लिए कभी भी इस फॉर्मूले से याद रखना कि रेडिएंट पावर कितना है, इस पर ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आएगा ना, सिग्मा का, ए का, टी का वैल्यू पुट करके, वो भी पावर 4 पुट करके सॉल्व करोगे, इतना कैलकुलेट कौन करेगा। और ये टेम्परेचर तुमको मान लो 23 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो 23 डिग्री दिया गया तो 273 उसमें ऐड करोगे 300 to the power 4, तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस पार्ट से अगर क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आएंगे रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस, कि अगर रेडिएंट पावर इतना है तो एरिया को अगर हमने हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो रेडिएंट पावर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से ही इसमें क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के साथ बनते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन रेडिएशन में भी, जैसे एक तो रेडिएशन पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पता नहीं बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस बनते हैं, थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काफी सिंपल है अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो, थियोरेटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो भी सिंपल है, एक दो ग्राफ है दो तीन ग्राफ हैं जो को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि ये ग्राफ देखने की आदत डालनी पड़ेगी, वहीं पर बच्चे थोड़े चुकते हैं। पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्या स्टेटमेंट है, मैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ पर दोबारा आऊंगा, ये जो फॉर्मूला है इस पर क्वेश्चन सब लोग करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। दो तीन बातें हैं जहां पर तुमको ध्यान देना है, वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ के पहले का लॉ है। ये एक ऑब्जर्वेशन, न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन साहब ने बहुत सारे लॉ दिए हैं अलग अलग फिजिक्स के क्षेत्र में। कुछ लॉ रॉन्ग प्रूव हो गए टाइम के साथ, कुछ लॉ ड्रॉबैक हो गए, और जो अभी तक ड्रॉबैक नहीं हुए वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था ये ऑब्जर्वेशन पर था, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, लेकिन हम लोग इसको चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। पहले तो मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो स्टेटमेंट है वो अपन करेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं पहले वो करेंगे। अगर ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, ये कैसे प्रूव होता है। क्योंकि प्रूफ मैं बार बार कर रहा हूँ, एकदम से कहीं भी नहीं पूछा जा सकता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी है भाई, ठीक है, अगर प्रूव किया जा सकता है तो लेट्स से। मैंने देखा है जैसे डेरिवेशंस बच्चे देखते हैं इतना बड़ा बड़ा, तुरंत वो मान के चलते हैं कि ये तो मेरे से बनने से रहा। इसलिए मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बिल्कुल भी डेरिवेशन बताने के फेवर में नहीं रहता। पहले चीजों को समझ लो, 10-20 क्वेश्चंस कर लो, लगे कि अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब अगर चाहो इच्छा से थोड़ा डेरिवेशंस देख लो, एल्स जस्ट लीव इट।
कोई जरूरी नहीं है डेरिवेशन जानने का। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस, if the temperature of a body is theta and is not very different from temperature of surrounding, जिसको हम लोग थीटा नॉट से डिनोट करते हैं, then the rate of cooling रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है माइनस डी थीटा बाई डी टी। क्या, क्यों हमने ऐसा लिखा? मैं बता रहा हूं, इज प्रोपोर्शनल टू the temperature difference between the body and surrounding। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस डी थीटा बाई डी टी क्या है? जैसे हमने तुम लोग को बताया था कि ये जो चेंज, सॉरी, ये जो चेंज है और ये जो चेंज है, डी टी कभी निगेटिव नहीं हो सकता। टाइम जो है हमेशा बढ़ता है, हम कभी भी 2 सेकंड पीछे कभी नहीं जा सकते। अभी जैसे 9:29 हो रहा है, कभी भी 27 जनवरी 2024 का 9:25 हो नहीं सकता। वी आर ऑलवेज इंक्रीजिंग, टाइम हमेशा बढ़ रहा है। सो डी टी कैन नेवर बी निगेटिव, डी थीटा कैन बी निगेटिव। कूलिंग की बात हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, इसलिए तो इसको कूलिंग बोला गया है, इसलिए माइनस आया है। ये माइनस आने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है, क्योंकि अगर डी थीटा टाइम के साथ अगर बढ़े तो ये डी थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम ये माइनस नहीं लिखते तो हम कैसे कहते कि कूलिंग है? तो ये तो हीटिंग हो जाएगा। कूलिंग कैसे रहा? कूलिंग को सिग्निफाई कर रहा है ये माइनस साइन, टाइम के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है इस बात को सिग्निफाई कर रहा है ये माइनस साइन। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो है ये आप जरूर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही मायने रखती हैं। फिजिक्स का माइनस बहुत कुछ बताता है, मैंने कितनी बार इस बात को कहा है। तो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ऑब्वियस सी बात है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी कूलिंग होगी। और नॉट वेरी डिफरेंट, ये वर्ड भी कम मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है आप ऐसे एक बॉडी के लिए यूज कर रहे हो जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है या 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जनरली 20, 30, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है 80 हो, 90 हो। डिफरेंस शुड नॉट बी वेरी हाई। अब यहां पर बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर हाई का मतलब कितना ज्यादा, लो का मतलब कितना कम। इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं तुमको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर न्यूमेरिकल आ गया तो फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, जो फॉर्मूला है उसी से सॉल्व करना है। और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो याद रखना कि ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वैलिड है। थीटा माइनस थीटा नॉट शुड नॉट बी वेरी लार्ज। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि लार्ज का, वो लार्ज और स्मॉल की क्या बात है। लेकिन डेटा में से अगर तुम बोलोगे कि सर 100 से कम आएगा तो उसको तुम्हें स्मॉल समझना, 100 से ज्यादा आएगा तो उसको लार्ज समझना, ये हम नहीं बोलने वाले।
न्यूमेरिकल आ गया और आंसर्स ऑप्शंस में तुमको साफ साफ दिख रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा, तो तुम बिना किसी देर के उसको जो भी तुमको फॉर्मूला आता है उसके बेसिस पर सॉल्व करो। अब वो कि टेम्परेचर कम के लिए वैलिड था डिफरेंस के लिए, और ये ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है तो ये तो होएगा ही नहीं, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब तब उसमें वहां तर्क नहीं करना है। हमने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन लोग बनाते हैं और इस बात का केयर नहीं करते कि ये जो लॉ है ये स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वैलिड है, तो हम उससे अब लड़ने जाने का जरूरत नहीं है कि सर ये तो ऐसा इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया है, ये तो वैलिड ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इस बात का केयर किया जाता है कि डिफरेंस नॉट वेरी हाई, लेकिन अब बनाने वाले उसको अपना कुछ भी बनाना है, उसने इस बात को बिना केयर किए भी कोई क्वेश्चन बना दिया, आंसर सारे न्यूमेरिकल दे दिए। अगर मान लो एक ऑप्शन ये भी दे दे कि भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से डील नहीं कर सकते, तभी मेरे को लगता है कि एक वैलिड आंसर बन सकता है। लेकिन अब चारों आंसर न्यूमेरिकल है तो तुमको मजबूरी में उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा रादर देन सीइंग कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है कि कम है। लेकिन ये बात याद रखना कि थियोरेटिकल क्वेश्चन जब आएंगे तब इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि ये लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज। तो ये माइनस डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, हमने यहाँ पर लिखा है थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक के डालेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बार बच्चे इसका सॉल्यूशन भी, इसका सिंपल सॉल्यूशन भी जो है वो काफी थोड़ा टेढ़ा दिखता है। क्यों? इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, देखो डी थीटा डिवाइड बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इनिशियली इसका टेम्परेचर कोई थीटा वन और फाइनली इसका टेम्परेचर कुछ थीटा टी जीरो टू टी। थीटा वन इसका इनिशियल टेम्परेचर है और थीटा कोई जनरल टेम्परेचर है इन बिटवीन। फाइनली ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ जाएगा जैसे कप ऑफ टी है। तो देखोगे कप ऑफ टी का ऑब्जर्वेशन कि पहले मतलब जैसे उसको हमने सराउंडिंग में रख दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कप ऑफ टी हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करके लेके आए। तो पहले जो चाय है ना वो तुरंत ठंडी होगी, ज्यादा तेजी से ठंडी होगी, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा उसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो घटती जाएगी, मतलब और ज्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में। बहुत ज्यादा गर्म चाय फर्स्ट सम टाइम में बहुत जल्दी ठंडा होता है, लेकिन उसके बाद वो और धीरे 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 वो ठंडा होता चला जाता है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस पहले ज्यादा था तो ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा था, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे कम होने लगा वैसे ही कम वो उसका कूलिंग हो गया। तो उस पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कोई बता सकता है इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? एनीवन? डी थीटा डिवाइड बाई थीटा माइनस थीटा नॉट, क्या होगा इसका रिजल्ट? एनीवन? दिस इज समथिंग dx डिवाइड बाई x माइनस a, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा जा रहा है। थीटा नॉट इज ए कांस्टेंट, तो इसलिए इसको परेशान मत होना कि ये कोई वेरिएबल है। थीटा इज द ओनली वेरिएबल, जैसे dx डिवाइड बाई x माइनस से हमने लिखा बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन ये है। इसका रिजल्ट क्या होता है कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? कोई नहीं? बताओ, तुम लोग को सारा इंटीग्रेशन इतना मेहनत करके पढ़ाया गया, आप लोग को जब मैथ्स की जरूरत पड़ती है तो वहां पर एकदम टाइफिस हो जाते हो, कैसे चलेगा? किसी को नहीं याद है? क्या बात है। इसका होता है लॉन x माइनस ए प्लस सी। यहां पर भी ये माइनस तो एक बाहर पड़ा ही हुआ है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट।
थीटा 1 to theta is equals to kt। अब एक बार लिमिट पुट करेंगे और माइनस को अगर चाहो तो राइट हैंड साइड में डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस लॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब यहां पर एक एक्सप्रेशन लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। ये जो एक एक्सप्रेशन है ना, बहुत बार ये एक्सप्रेशन पर ग्राफ पूछा गया है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस ग्राफ को लेके। सबसे पहले तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लूं, वाई एक्सिस में हमारा हो लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट और एक्स एक्सिस में हो टी। टी यहाँ पर टाइम है, याद रखना। स्मॉल टी जहां भी है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसा दिखेगा? ये एक्सप्रेशन को देख के बताओ तो। हाँ बताइए आफिया। सर स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव स्लोप। वेरी गुड। तो ये देखो, ये जो टर्म है ना, ये हमने y की तरफ ले लिया है, थीटा माइनस थीटा, दिस इज योर y। तो कुछ देर के लिए अगर तुम इसको रिलेट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा y और t हमारा x एक तरीके से, तो माइनस के एक्स प्लस, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी थीटा नॉट। हाँ उन्नति बोलिए। नहीं सर, वो गलती से हो गया था। तो y इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी, मतलब माइनस एम एक्स प्लस सी। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट निगेटिव स्लोप साफ साफ हमको बोल रहा है कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए, प्लस सी जो भी हमारा लॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट वेरिएबल, और माइनस के मतलब निगेटिव स्लोप होना ही चाहिए था, तो ये ग्राफ होगा। कितनी बार ये ग्राफ आया है एग्जाम में मुझे भी नहीं पता, लेकिन बच्चे लॉग देख के ही दूर भाग जाते हैं, उनको लगता है कि लॉग का मतलब फांसी है। ये एक्सप्रेशन याद रखना, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। इसके बाद एक और एक्सप्रेशन आएगा, उसका भी ग्राफ हम लोग को देखना है। जनरली दो ग्राफ इस कॉन्सेप्ट पर बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये ग्राफ है लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा थीटा नॉट ये सब क्या है ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थीटा हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो एक ग्राफ हमने यहां पर बना दिया इस एक्सप्रेशन से। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है सी, दिस वन, इसको मैं नीचे लेता हूं क्योंकि हम लोग को एक और एक्सप्रेशन पर पहुंचना है। तो ये ग्राफ रियलाइज करना था, इसलिए मैंने यहां पर इसको रीअरेंज कर दिया, नहीं तो दोबारा मैं यहां पर वही एक्सप्रेशन लेता हूं। देखो लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस लॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ पर लॉन ए माइनस लॉन बी का टर्म दिख रहा है, तो लॉन ए बाई बी थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहां से लॉन इस साइड से हटाएंगे तो वो थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चला जाएगा।
अब इसको थोड़ा और रीअरेंज करें, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा नॉट e to the power minus kt और फाइनली थीटा that is equals to theta naught plus theta 1 minus theta naught e to the power minus kt. Now ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली थीटा 1 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट है, तो टी टाइम के बाद उस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसके पहले वाले में हमने थीटा डायरेक्टली नहीं निकाला था, क्योंकि इस पर ग्राफ आता है, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज करके यहीं पर एक ग्राफ बता दिया। अगर मैं यहां तक बता देता और वापस उस पर जाता तो थोड़ा तकलीफ जाता। यहीं से यही हमने एक ग्राफ आपको बता दिया। कभी कभी ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए बच्चे इस एक्सप्रेशन को यहाँ से सीधे आगे की तरफ सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन पर ज्यादा अपना फोकस दिखाते हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन माइनस थीटा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, तुम इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। थीटा क्या है? बॉडी का टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर। थीटा नॉट क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। प्लस थीटा वन माइनस थीटा नॉट, थीटा वन क्या था? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, माइनस थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस, ई टू द पावर माइनस के टी। के क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अगर हमको कभी भी कोई बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर लेट से 80 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए और 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालना है और हम उसको कर सकते हैं। लेकिन सही बताएं तो ये क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल इंक्लूड हो चुका है और इसको सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है। दोबारा और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें एक कांस्टेंट के की बात आती है जो जनरली गिवन नहीं होता। ये जो के है वो जनरली गिवन नहीं होता। ये कांस्टेंट क्या होता है, वी कम टू दिस पॉइंट कि ये के एक्चुअली होता क्या है, बट ये गिवन नहीं होता। इसलिए ये जो फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे बहुत कम बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं लोग, लेकिन बहुत कम। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन ये एक्सप्रेशन से हमारा ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ क्या होगा? सपोज अब अगेन हम थीटा वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। अब जो ग्राफ क्या है वो देखो, ये हमारा थीटा दैट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और ये टी दैट इज विथ टाइम। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? इनिशियल टेम्परेचर थीटा वन है और फाइनली ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आना चाहिए। तो ये दो लाइंस हमको समझ में आनी चाहिए। ये हमारा थीटा नॉट है। ग्राफ यहां से शुरू होगा और इस लाइन को एसिम्प्टोटिकली टच करेगा। एसिम्प्टोटिकली, एक्सपोनेंशियल का जैसे ही कभी ग्राफ आता है ना, तो उसको एसिम्प्टोटिकली टच कराना होता है, लाइक दिस। तो ये ग्राफ अपने को ध्यान में होना। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सिर्फ एक बार नहीं आएगा, ये बहुत बार आने वाला है। याद रखना इस बात को कि एक्सपोनेंशियल का जब भी ग्राफ होता है तो वो कुछ इसी तरह का शेप लेता है। अभी तुम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ का तुम लोग से पाला नहीं पड़ा। क्लास 12 में ये ग्राफ बहुत बार आएगा। एसिम्प्टोटिकली मीट करना क्या होता है? इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकली इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच एट द सराउंडिंग टेम्परेचर। आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इट विल टच दिस लाइन। ये मतलब होता है एसिम्प्टोटिकली टच करने का मतलब कि बहुत लंबे समय के बाद ये जो लाइन है वो इस लाइन के साथ बिल्कुल टच हो जाएगी। तो दो ग्राफ हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के दिए, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, और एक्सप्रेशंस भी हैं। ये वाला एक्सप्रेशन आपको ग्राफ वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे नहीं बनेंगे। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे बनते हैं, वो एक क्वेश्चन से हम लोग इस बात को करते हैं। पहले अगर किसी को भी अभी डाउट हो यहाँ तक कुछ भी, तो पहले वो क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक दो क्वेश्चन पहले लेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।
हाँ बोलिए। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें स्पेसिफिक हीट दी होती है, तो आप वो वाला बताइए एक बार। बता रहे। जो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट में उसका टर्म आता है। मैं पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस डायरेक्टली जो बनते हैं पहले वो डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपन वो भी क्वेश्चंस लेंगे। कल मैं सोच रहा हूँ कि एक, वैसे तो पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये चैप्टर, कल थोड़ा सा और रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो कल अपन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह रख सकते हैं। ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। ग्राफ वगैरह को और या फिर पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा है तो डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है, बट फिर भी देखो, वैल्यू निकाल सकते हो तो निकालो। सब लोग ट्राई करें। एक और क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। जिनका पहला हो जाए वो ये सेकंड वाला भी ट्राई करें। लगभग सिमिलर क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन से बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, the first one, a body is cooling under Newton's law of cooling in a room at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है। इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 60 to 50 in 5 minutes, then its temperature will fall from 50 to 40 in। अब तुम देखो, हमने क्या कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे कूलिंग स्लो होती जाती है। पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, बाद में टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो बिना किसी लाग लपेट के ये क्वेश्चन तो हम मोर देन 5 मिनट होगा इसको टिक मार सकते हैं, इसमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमसे ये पूछ दे कि टाइम कितना लगेगा, जैसे 60 से 50 में 5 मिनट में लगा, तो 50 से 40 में कितना टाइम लगेगा? 5 से ज्यादा लगेगा, लेकिन कितना? जैसे दूसरा क्वेश्चन तुम देखोगे कि 80 से 65 मिनट्स में, तो 60 से 50 कितने देर में? सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 दिया हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये अगर तुम उस तरीके से करने लगोगे, ये जो ई टू द पावर वाला जो टर्म है ये इस तरह से, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स जाएगा, और वो ऐसे करने का इसका तरीका नहीं है। एक अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं, और इससे जो आंसर आता है और इस फॉर्मूले से जो आंसर आता है वो बहुत हद तक समान आता है। जो एरर है वो बहुत कम होता है। इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं वो यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है ना कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जैसे मान लो वाला है कि 60 से 50 5 मिनट में जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो 60 माइनस 50 अपॉन t, t is what? 5, and that is equals to some k times। अब यहां पर क्या करना है ना कि जो इनिशियल टेम्परेचर है और जो फाइनल टेम्परेचर, इन दोनों का एवरेज ले लेना है। दैट मीन्स कि 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया हुआ 20। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब कर रहे हैं 50 से 40 कितना टाइम लगेगा? इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 40। टाइम नहीं पता, टी ले लो, कांस्टेंट दोनों में सेम रहेगा। फिर से हमको एवरेज लेना है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का एवरेज, मतलब 50 प्लस 40 बाई 2 माइनस 20। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाएगा जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद देखो 60 माइनस 50, ये है 10,
by 5 whole divided by 10 upon t, 10 will get cancelled। और यहां पर देखोगे 60 50 110 by 2 55 55 minus 20 divided by 50 40 90 45 minus 20। तो यहां पर से अगर फर्दर सॉल्व करें t by 5 इज इक्वल टू 55 माइनस 20 35 डिवाइडेड 45 माइनस 20 25। तो यू कैन इजिली सी t हमारा जो है टाइम हमारा आ गया 7, और ये मिनट में था तो मिनट में ही आंसर आएगा, हमको सेकंड में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना तो टी को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक जो डेटा है उससे के निकालना पड़ता है, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि होगा नहीं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो क्या है वो क्या है, पहला इक्वेशन हम बनाते, थीटा नॉट हमको दिया हुआ है 20, थीटा 1 ये दिया हुआ है 60, और ये थीटा ये दिया हुआ है 50। टी 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड्स। अब इतना सारा डेटा पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है के अननोन है, के का वैल्यू आ जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन में थीटा नॉट को 20 लेना है, थीटा 1 को लेना है 50, थीटा को लेना है 40, फिर टी के लिए सॉल्व करना है। तो अगर ये सारे डेटा अगर इसमें फीड करके सॉल्व करोगे ना तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, और आंसर लगभग बहुत हद तक एकदम बिल्कुल मैच नहीं करेगा, लेकिन क्लोज आता है। इसलिए अपन उस तरह से सॉल्व ही नहीं करते, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों ने ये पहले से इनको पता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान से देखें, रेट ऑफ कूलिंग इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस बाय टाइम इट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तुम चाहो तो ये कांस्टेंट को भी इग्नोर कर दो क्योंकि ये कैंसिल आउट ही होना है, डिवाइड करोगे इट इज गोइंग टू कैंसिल आउट, तो ये भी डालने का जरूरत नहीं है, मैंने तो जस्ट डाल दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो तुम जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू शुड सिंपली रिमूव दिस के, डायरेक्टली दोनों का एवरेज लो। एवरेज मतलब किसका, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का एवरेज, और माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो एवरेज में से माइनस करना है, बस यही करना है, और इसके बाद हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक सेकंड वाला सॉल्व नहीं किया है, ट्राई दिस कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू गेट द आंसर। बहुत सारे बच्चों ने लगता है ये क्वेश्चन कर लिया है, वेरी गुड। क्या आंसर है सेकंड वाले का, नक्षत्रा बताएं। सर 5 मिनट्स। ओके, सबका यही आंसर है। आफिया, श्रावणी, आध्या, यस सर। गुड। हाँ सर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूं कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तुम हर चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन ऐसा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और मैं देखता हूं जो स्पेसिफिक हिट वाले क्वेश्चंस अगर आपके पास रेडी हैं, आफिया अगर वो क्वेश्चन है तो आप अभी शेयर करो, नहीं तो मैं सर्च करता हूं, अगर वैसा क्वेश्चन मिला तब तक एक स्टेफेंस लॉ पर क्वेश्चन है वो भी आप लोग ट्राई करो, क्योंकि उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो उस पर भी एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। देखो तो ट्राई दिस वन।
एक मिनट, क्वेश्चन लगता है बच्चे ने भेजा है। ओके, हाँ ये देखो, पहले तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये 80 to 60 वाला, ये करने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्व करोगे हो जाएगा। अब हम इसको नहीं कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब ब्लैक बॉडी एट, देखो मैंने कहा था ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। रेडिएट्स हीट एट द रेट ऑफ दिस कैल पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनल आंसर भी उसी के टर्म्स में है, तो यूनिट कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड टू दिस, अब ये दोनों टेम्परेचर किस में दिए हुए हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में। और बच्चा दोनों टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में देख के उसको लगता है कि इसको भी हमको डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहिए, जबकि यही गड़बड़ है। इनिशियल टेम्परेचर इसमें 273 ऐड करो, प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। और फाइनल टेम्परेचर इसमें 273 ऐड करो, तो ये हो जाएगा 500। तो रेडिएंट पावर P1 बाई P2 इज इक्वल टू, बाकी सारी चीजें सेम है, तो T1 बाई T2 होल टू द पावर 4, यही तो करना है और क्या। तो P1 का वॉट एवर भी वैल्यू इज द गिवन 112, P2 हमको निकालना है, यानी ये हमारा दिया हुआ है 1000, ये हमारा दिया हुआ है 500। तो 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू 112, तो 2 टू द पावर 4 विच इज 216, 7, ये आंसर हो जाएगा। सबने इसी तरह किया है? हाँ सर। गुड। अब देखो ये क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लग रहा है। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, एरिया एंड इमिसिविटी कूलिंग अंडर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम द सेम टेम्परेचर आर सेपरेटेड, सॉरी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। देखो log थीटा माइनस थीटा नॉट का ग्राफ है, ठीक है। If the theta is the instantaneous temperature surrounding, then the relationship between the specific heat, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस बात को रियलाइज करने की कोशिश करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जिस बॉडी का स्पेसिफिक ज्यादा होता है उसको ठंडा होने में भी और गर्म होने में भी, दोनों में टाइम लगता है। जैसे वाटर, वाटर को गर्म करने के लिए बहुत हीट चाहिए और उसको ठंडा भी होने के लिए बहुत हीट चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री को चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वही तो है स्पेसिफिक हीट। अगर वो ज्यादा हुआ तो बहुत टाइम लगेगा उसको हीट होने में भी, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको कूल होने में भी। अब यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम दिया हुआ है, थीटा माइनस थीटा नॉट, और एक जो है वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया। सी, अगर किसी भी टाइम पर अगर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दें, एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टी एक्सिस, ऐसा ड्रॉ कर दो, हम देख रहे हैं कि जो बी बॉडी है इसका टेम्परेचर और ए बॉडी का टेम्परेचर ये ज्यादा है। एक अगर ज्यादा है टेम्परेचर तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कूलिंग कम हुआ है, और अगर उसका कूलिंग कम हुआ है तो डेफिनेटली उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, तभी उसकी कूलिंग कम हुई है। तो एस ए इज ग्रेटर देन एस बी, डायरेक्टली आंसर मार्क किया। और भी तरीके हैं, लेकिन सिर्फ इतने लॉजिक से भी बात समझा जा सकता है। बाकी के का जो टर्म है उसमें स्पेसिफिक हीट कहाँ आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, स्लोप क्या होना चाहिए, उस सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम तुमसे पूछें कि अगर जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी ठंडा होगा या देर से ठंडा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई ज्यादा हीट निकलना पड़ेगा उसको। और जब हर तरीके से सेम उसका बॉडी का डायमेंशन है तो हीट एनर्जी तो दोनों बराबर ही रेडिएट कर रहे हैं।
तो एक को ज्यादा हीट रेडिएट करना पड़ रहा है 1 डिग्री टेम्परेचर लोअर करने के लिए, एक को कम रेडिएट करने से भी वो ठंडा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एक को जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा जिसका स्पेसिफिक हीट कम है। आई बात समझ में आफिया? हाँ सर। तो हम लोग को कभी कभी क्या है ना कि ओवरऑल ऐसा एकदम से हर क्वेश्चन का फॉर्मूला हम लोग नहीं ले पाएंगे, हर क्वेश्चन का कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने कुछ पढ़ा है, हम कुछ उसके रिलेटेड चीजों को सोचेंगे तो हमारा आंसर आएगा। मैं एक और जो फॉर्मूला है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और सोलर कांस्टेंट और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये दो चीजें आपको बता देता हूं। उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, वो लास्ट फॉर्मूले थ्योरी है, उसको देख लो। कल आप लोग का क्या है? आकाश की क्लासेस है कल? हाँ सर। क्या टाइमिंग है कल का? सर 2:15 से 7:15। अरे बाप रे, कल सर अभी तो पूरा यही चालू है, इतना ही देर का क्लास चालू है। अच्छा, मतलब हर दिन 2:15 से 7:30 तक चल रहा है ऐसा? हाँ सर 7:15 तक। आप 7:15 तक तो ये आप लोग का सिलेबस मतलब बायो तो खत्म हो गया होगा कि नहीं? हाँ सर बायो तो खत्म हो गया है, जूलॉजी का थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट बाकी है बस। हम्म। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ही चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो फिजिक्स में भी तो आप लोग बोल रहे थे एसएचएम स्टार्ट हो गया है, तो अभी क्या चल रहा है फिजिक्स में? सर अभी वेव्स चालू है। हम्म, हमको लग रहा है कि 7 फेब तक ये सब करेंगे, 7 फेब तक शायद सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कल तुम लोग की क्लासेस लगा लूँ, लेकिन फिर वही है कि कल फिर मंडे भी क्लासेस है, तो थोड़ा एक गैप देना जरूरी है, तो कल नहीं रखते। एक बार जैसे ही आप लोग का आकाश का सिलेबस कंप्लीट होता है, मे बी फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा एक क्लास और में भी इंक्रीज कर लेंगे। जैसे अभी 5 क्लासेस हो रही हैं, तो इसको 6 करेंगे फरवरी में। सो होपफुली हम लोग का भी फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कल मैं पहले सोच रहा था कि इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रख लेते हैं, तो जैसा होगा, मतलब जिनको अगर डाउट्स हो, जिन्होंने सॉल्व किया हो, तो वो मैसेज कर सकते हैं। मैं इवनिंग में जैसे रात में ऐसे ही एक क्लास अरेंज कर लूंगा। अगर आपने अभी सॉल्व नहीं किया है तो आप सॉल्व कीजिए। देखो, बिना हम अगर 10 क्वेश्चन करा दें, 5 क्वेश्चन करा दें और तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे अभी भी, तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनता है। ये सब जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और एफिशिएंसी का बात है। 4-10 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओ, 4-5 डाउट लेके आओ, डिस्कशन हो, तब जाके ये सारी चीजें हेल्दी वर्क करती हैं। हमने क्वेश्चन आज कॉन्सेप्ट सिखा दिया और आपने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं की। कल हमने एक क्वेश्चन उस पर 15-20 करा दिए, और तब तुम सोच रहे हो कि अच्छा अब चलो करना शुरू करते हैं, तब तक मंडे कोई और टॉपिक शुरू हो जाएगा, तब तक वो टॉपिक छूटने लगेगा। तो यही चीज होता है हर बार। आप लोग को अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के पहले 20-25-30 क्वेश्चन करके आओगे, कुछ 2-4 डाउट लेके रखोगे, तो तुम साथ चल रहे हो। चलिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एक सोलर कांस्टेंट का। मैं डेरिवेशन कराऊंगा इसका। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, इसका कैसे आता है स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से, इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा। स्पेसिफिक हीट का टर्म कैसे आता है, ये की एक्चुअली होता क्या है कांस्टेंट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वो मैं पहली बार में नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो बता देने के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद क्वेश्चन के जो है बच्चे वो दूसरे तरीके से ही देखने लगते हैं। अभी क्या, अभी जो भी तुमको क्वेश्चन दिखेगा वो सब इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा कि तुमको बन जाएगा। डेरिवेशन देखने के बाद लगता है अभी यार ये इतना बड़ा है, तो फिर इसको छोड़ ही देना चाहिए। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, अगर कहोगे कोई इंटरेस्टेड होगा तो बता देंगे कि कैसे होता है। और कुछ नहीं करना, एक अप्रोक्सीमेशन है, बस वो छोटा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना होता है, प्रिवोल्यूशन नहीं होती है, हो जाता है वो। सोलर कांस्टेंट क्या है? सोलर कांस्टेंट, और ये बार बार ये टर्म आने वाला है, दिस इज नॉट
द फर्स्ट टाइम सोलर कांस्टेंट। कोई बताएगा सोलर कांस्टेंट क्या होता है? एनीवन? एक्चुअली सन का टेम्परेचर हम लोग कैसे फिगर आउट करते हैं? कोई थर्मोमीटर लेके गया था क्या सन का टेम्परेचर मेजर करने? हाँ दे बताएं। सर वो सोलर कांस्टेंट एक्चुअली रेडियस ऑफ सन और अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है और सिग्मा पे डिपेंड करता है। तो मतलब उससे अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर निकलता है वो आर अपॉन मतलब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा और इंटू टी का पावर 4। मतलब इससे हम लोग अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ सन और अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बेसिस पर। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ श्रावणी, आप कुछ बताएंगे? सर वो सोलर कांस्टेंट के बारे में बताना था पर। आप बताइए। सर शायद वो जो सोलर मैं वही जो हो गया वो वही बताना जा रही थी। हाँ देखो, सोलर कांस्टेंट एक तरीका है सन का टेम्परेचर मेजर करने का। सोलर कांस्टेंट क्या है? तो सोलर कांस्टेंट इज बेसिकली एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट एनी इंस्टेंट। सोलर कांस्टेंट एक अलग चीज है और सोलर कांस्टेंट के हेल्प से टेम्परेचर ऑफ सन निकालना एक अलग चीज है। ये दोनों को एक कॉन्सेप्ट में मर्ज जरूर कर सकते हैं, बट दोनों को एक कॉन्सेप्ट मत समझना। सोलर कांस्टेंट एक डेटा है। मान लो अर्थ पर सन का एनर्जी कितना रिसीव हो रहा है, इसका कैलकुलेशन सोलर कांस्टेंट से होता है। मैं पहले डिफाइन कर दूं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी received on earth from sun per unit area per unit time। ऑब्वियसली बात है, मॉर्निंग के टाइम में जो सोलर कांस्टेंट होता है वो बहुत कम होता है। दोपहर में सोलर कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली सन से जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं उसी को बोलते हैं उस जगह का सोलर कांस्टेंट। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है? मान लो ये हमारा सन है, दिस इज और सन। तो सन से जो एनर्जी निकल रही है ये हर डायरेक्शन में जा रही है। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग को सिर्फ अर्थ पर ही एनर्जी जा रही है। अगर ये बल्ब की तरह तुम अगर इसको रियलाइज करो कि ये एक बल्ब है और बल्ब को हमने, वैसे बल्ब एक तरफ से होल्डर से कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर ऐसा सोचो एक स्फीयर है और वो ग्लो कर रहा है समहाउ, तो उसकी एनर्जी जो है वो हर डायरेक्शन में जाएगी। और अगर हम इसका एक स्फीयर बना दें, मतलब आर रेडियस पर इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर, या फिर अर्थ जिस रेडियस जितने डिस्टेंस पर है सन से उतने ही रेडियस का एक स्फीयर बना दिया जाए। मान लो ये हमारा अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ सन के सेंटर से ये डिस्टेंस जो रेडियस है वो डी है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो डी है। तो इस डी रेडियस के स्फीयर में ये एनर्जी पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर ज्यादा आएगा और यहाँ कम आएगा। अगर हम यूनिट एरिया यहाँ लेते हैं, यूनिट एरिया यहाँ लेते हैं, तो जो भी एनर्जी होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो टोटल एनर्जी जो सन से निकल रहा है, अगर हम सन का पावर पी ले लेते हैं, पी क्या है? पी रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर ऑफ सन। तो सोलर कांस्टेंट किसी भी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस डी क्या होगा? तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विच इज सोलर कांस्टेंट।
So solar constant is equals to P divided by 4 pi d square. टोटल जो एनर्जी पर सेकेंड वो रेडिएट कर रहा है वो 4 पाई डी स्क्वायर सरफेस एरिया में, स्फीयर है ये, लेकिन स्फीयर का एरिया लेना, वॉल्यूम नहीं। एनर्जी जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो 4 पाई डी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हम कहीं भी अगर सोलर कांस्टेंट एक तो मेजर कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, कितनी एनर्जी मिल रही है पर सेकेंड, तो वो मेजर कर सकते हैं। और रेडिएंट पावर का फॉर्मूला फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम लोग को पता है ना क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर। अब ए क्या है, तो ये एरिया है और सरफेस एरिया है रादर। तो सन को अगर हम एक स्फीयर की तरह देखें तो उसका रेडियस अगर कैपिटल आर से डिनोट करें तो यू कैन सी सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर, मैं आर एस लिख देता हूं ताकि तुमको पता चले कि ये सन का रेडियस है, टी टू द पावर 4 होल डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर। 4 पाई विल गेट कैंसल्ड और जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा आर एस स्क्वायर टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। डी हमारा 15 करोड़ किलोमीटर वही है और ये सोलर कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी अगर किसी गिवन एरिया है, जैसे मान लो हमारा छत है या छत के ऊपर हमने एक सोलर पैनल लगाया है, तो सोलर पैनल पर कितनी टोटल सोलर एनर्जी मिल रही है, तो हम सोलर पैनल का एरिया को सोलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज्यूमिंग कि वो 90 डिग्री पर फॉल हो रहा है। तो टोटल एनर्जी रिसीव्ड on a given area per unit time तो ये हमारा सिंपली पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया एक सर्कुलर एरिया की बात हो रही है, सोलर कांस्टेंट। नहीं तो जो भी एरिया दिया गया हो उस एरिया से हम सोलर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? अब सोलर कांस्टेंट अगर हमने किसी भी जगह का फिगर आउट कर लिया, रेडियस ऑफ सन पता है, डी पता है, सिग्मा पता है, तो हम टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं और वो अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर ऑफ सन बता सकता है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर अगर तुम लोग को याद होगा तो हमने बताया था कि बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट नहीं करते, जैसे मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, ये कभी भी हम कोई इंच टेप से नहीं मेजर कर सकते। समुद्र की गहराई हम लोग इंच टेप वहां पर लेके नहीं जा सकते कि अच्छा ठीक है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसा, तो ये इनडायरेक्ट तरीके होते हैं मेजर करने के। तो सन का भी टेम्परेचर जो है वो अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ सन। लास्ट जो फॉर्मूला है वो है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर ले, और इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत बार। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखो, इमिसिव पावर हमने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जो है, और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इफ यू स्टिल रिमेंबर इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, कि कोई भी बॉडी है एनर्जी रेडिएट कर रहा है किसी भी टेम्परेचर पर,
तो सारी की सारी जो एनर्जी जो वो रेडिएट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के टर्म्स में और एक वेवलेंथ के फॉर्म में नहीं हो रहा। हमने बताया था स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का क्या सिग्निफिकेंस है। मान लो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड कोई बॉडी रेडिएट कर रहा है, तो ये 100 जूल एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट हो रहा है। इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लैम्डा इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लैम्डा, किसी से 2 जूल, किसी से 3 जूल, किसी से 5 जूल, अलग अलग लैम्डा से अलग अलग वैल्यूज ये एनर्जी रेडिएट होता है। तो ई लैम्डा जो है वो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर इसी बात को सिग्निफाई करता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, विंस ने जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, देखो, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस टेम्परेचर का। ई लैम्डा इज व्हाट? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और ये है हमारा लैम्डा वेवलेंथ। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आया, इस तरीके से। यानी कि ये जो मैक्सिमम जो एनर्जी है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से रेडिएट हो रही है, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, लेट्स से दैट इज T1। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। ऐसा नहीं है कि इससे कम लैम्डा और इससे ज्यादा लैम्डा से हमारा एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये मैं इसको लैम्डा 1 और लैम्डा मैक्स बोलते हैं इसको, इस पर्टिकुलर लैम्डा पर सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है। उससे कम पर भी हो रहा है, तो उस लैम्डा से वैल्यू कम हो रहा है तब भी एनर्जी कम हो जा रही है, उससे ज्यादा हो रहा है तब भी कम हो जा रही है। ये एक मैक्सिमम है। तो इन्होंने लॉ दिया दैट लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए उन्होंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं विंस कांस्टेंट। सो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू B by T, where B is called Wien's constant. और इसका वैल्यू भी होता है, वैसे क्वेश्चन में ये डेटा दिया जाता है, बट तुम याद कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। और सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो 0.288 और 289 जो भी सेंटीमीटर केल्विन ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला है वी कैन राइट T इंटू लैक्स इज इक्वल टू B। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर हम सेम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लैम्डा मैक्स क्या होगा? कम जाएगा। यानी कि अगर यही ग्राफ अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा? द ग्राफ विल, ये जो पीक है वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। कुछ ऐसा। और एरिया भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, एरिया भी ज्यादा होगा क्योंकि उस समय एनर्जी ज्यादा रेडिएट होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये हमारा T2 है, तो देखो उसका लैम्डा मैक्स जो है वो कम हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स कम होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा।
और घटाएंगे तो अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस शिफ्ट होते जाएगा। तो ये अगर एक्सप्रेशन हमने समझ लिया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। t इंटू लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इंटू एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ है। तो लैम्डा मैक्स को हमको कम करना पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, और बढ़ाना पड़ेगा अगर टेम्परेचर घट रहा है तो। एक और बात जो इस ग्राफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कंप्लीट एरिया है वो इमिसिव पावर देता है। एरिया ऑफ दिस ग्राफ area under graph gives emissive power. Emissive power और radiant power जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टू द पावर 4 होता है, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस पर भी पूछे गए हैं, मैं कराऊंगा। और कुछ क्वेश्चन तो आपको स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इन दोनों को मर्ज करके भी पूछे जाते हैं। मैं देखता हूं एक दो क्वेश्चंस अगर मिल जाते हैं अभी तो अपन उसको देख लेंगे। हाँ, ऐसे ये देखो, मोस्टली क्वेश्चंस तुम लोग का लीप से ही ले रहा हूँ, इसी बहाने कुछ लीप के क्वेश्चंस हो जाएंगे और तुम लोग के लिए थोड़ा सा काम कम भी हो जाएगा। देखिए, चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ट्राई कीजिए। हुआ? अरे बाप रे, ये 18 से 13 बच्चे कैसे भाग गए? भाग गए बच्चे। द प्लॉट्स ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी आई, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, lambda emitted from three black bodies at a temperature T1 to T as shown. That temperature are such that. Okay, आप यहाँ बताएं कौन सा? The second option. Okay. कृष्णा आप बताएं? The second. Good. तो देखो T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखो वेवलेंथ, T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखो और T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखो। सबसे कम वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ T1 का है, यानी इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब उसका टेम्परेचर सबसे कम है। ये बात यही जस्टिफाई कर रहा है। हो गया? ये भी क्वेश्चन देखो। For the following graph, area under the curve represents the total energy emitted by perfect black body per second per unit area E over a complete wavelength range at that temperature T. Thus, the area below the graph is in accordance with
इसके अंदर का जो एरिया है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं? ग्रीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टेफेंस लॉ, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को टिक मार्क देंगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से, क्योंकि ये ग्राफ उनको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के ही दौरान बताया गया है और वो लिखा। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एरिया, इस ग्राफ के अंडर का एरिया, ग्राफ के अंडर का एरिया इमिसिव पावर बताता है। इमिसिव पावर मतलब एक तरीके से रेडिएंट पावर। तो रेडिएंट पावर हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से नहीं आता, वो लैम्डा मैक्स का बात है। रेडिएंट पावर हमारा आता है स्टेफेंस लॉ से। तो सेकंड हमारा ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। उसका एरिया हमारा इमिसिव पावर बताता है, रेडिएंट पावर बताता है। और किरचॉफ्स लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ए गुड ऑब्जर्वर इज आल्सो ए गुड एमीटर। और गुड ऑब्जर्वर is also a good emitter। यही होता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। कल अगर आप लोग कुछ बच्चे अगर करते हैं तो मैं शाम को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास रखूंगा, नहीं तो फिर मंडे का रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे आप लोग सॉल्व करके आइएगा। मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले 1 घंटा कम से कम इन सारे टॉपिक पर जो भी अच्छे क्वेश्चंस है वो लेके आओगे तो एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? थैंक यू।